हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीगलिटी ऑफ स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म की बात करें तो 1967 में हस्ताक्षरित बाह्य आंतरिक संधि के तहत प्रक्षेपण संचालक की राष्ट्रीयता और प्रक्षेपण स्थल का स्थान निर्धारित करता है कि प्रक्षेपण से होने वाले किसी भी अन्य नुकसान के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है। चंद्रमा पर मूल्यवान संसाधनों का पता लगाने के बाद निजी कंपनियों ने संसाधनों को निकालने के तरीके तैयार करना शुरू कर दिया। बाह्य आंतरिक संधि का अनुच्छेद यह तय करता है कि बाह्य आंतरिक, जिसमें चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं। हालांकि देशों को स्वतंत्र रूप से चंद्रमा का पता लगाने का अधिकार है और एकत्र किए गए किसी भी संसाधन को वापस करने पर उस देश की संपत्ति होती है। दिसंबर 2005 में अमेरिकी सरकार ने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए प्रस्तावित नियमों का एक सेट जारी किया। इनमें से आपातकालीन स्थितियों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया और प्रशिक्षण शामिल है, लेकिन स्वास्थ्य आवश्यकताएं शामिल नहीं है। 1984 में अमेरिकी कांग्रेसियों ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया, जो अन्य बातों के अलावा अंतरिक्ष व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान अमेरिकी कानून के तहत कोई भी कंपनी जो अमेरिकी धरती से सब ऑर्बिटल रॉकेट पर भुगतान करने वाले यात्रियों को लॉन्च करने का प्रस्ताव करती है, उसे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस ऑफ कमर्शियल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है और विवरण संघीय विनियम संहिता शीर्षक 14 अध्याय में पाया जा सकता है। यह 2004 में कांग्रेस द्वारा पारित वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण संशोधन अधिनियम के अनुसार है, जिसके लिए नासा और संघीय विमान प्रशासन को भुगतान करने वाले यात्रियों को अपने जोखिम पर सब ऑर्बिटर लॉन्च वाहनों पर उड़ान भरने की अनुमति की आवश्यकता है। मार्च 2010 में न्यू मैक्सिको विधानमंडल ने स्पेस फ्लाइट सूचित सहमति अधिनियम पारित किया। सीका उन कंपनियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जो व्यक्तियों को आकस्मिक नुकसान या मृत्यु के मामले में निजी अंतरिक्ष उड़ानें प्रदान करती है। प्रतिभागी एक सूचित सहमति छूट पर हस्ताक्षर करते हैं, जो एक निर्धारित करता है कि अंतरिक्ष उड़ान संचालकों को अंतरिक्ष उड़ान गतिविधियों के अंतर्निहित जोखिमों के परिणाम स्वरूप किसी भी प्रतिभागी की मृत्यु के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि घोर लापरवाही या जानबूझकर किए गए कदाचार के मामलों में संचालकों को कवर नहीं किया जाता है। दिसंबर 2021 में FAA ने घोषणा की कि 2022 से यह अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन लोगों को मान्यता देगा जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो FAA लाइसेंस प्राप्त या अनुबंधित लॉन्च पर है और पृथ्वी की सतह से 50 वैधानिक मील ऊपर पहुंचता है तो उसे साइट पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इस घोषणा ने वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री विंग कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। इसके तहत FAA ने 2004 से निजी अंतरिक्ष यान पर व्यक्तियों को वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री पंखों की पेशकश की थी, जिनमें से इस पृथ्वी ने 50 मील अधिक ऊंचाई पर बनाया था। उपकक्षीय उड़ानों के बढ़ते आगमन के साथ इस बात की चिंता बढ़ रही है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ढांचा अंतरिक्ष पर्यटन द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त है। चिंताएं वाणिज्यिक दायित्व बीमा, उपभोक्ता संरक्षण, यात्री सुरक्षा, पर्यावरणीय प्रभाव और आपातकालीन प्रतिक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई यात्रा का उल्लेख जिसके लिए शुल्क का भुगतान किया गया था। 100 किलोमीटर पर अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 50 मील पर अंतरिक्ष की सीमा की अमेरिका परिभाषा से ऊपर किया जा सकता है और इन सारी चीजों को वहां पे सुधारा गया था। कई निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष पर्यटन शब्द पर आपत्ति जताई, अक्सर यह इंगित करते हुए कि उनकी भूमिका एक पर्यवेक्षक से कहीं अधिक है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग भी किए। रिचर्ड गैरियट के अतिरिक्त रूप से जोर दिया कि उनका प्रशिक्षण गैर रूसी सोई चालक दल के सदस्यों की आवश्यकताओं के समान था और नासा के साथ उड़ान भरने के लिए चुने गए शिक्षकों और गैर पेशेवर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर करना है तो उन्हें पर्यटक की तुलना में निजी अंतरिक्ष यात्री कहा जाना चाहिए। मार्क शटलर्थ ने खुद को व्यावसायिक अंतरिक्ष यात्री का अग्रणी बताया। गगरी ओल्सेन निजी शोधकर्ता पसंद करते हैं और अनुसारी निजी अंतरिक्ष अन्वेषण शब्द पसंद करते हैं। निजी अंतरिक्ष उड़ान के अन्य अधिवक्ता इसी तरह के आधार पर इस शब्द पर आपत्ति जताते हैं। उदाहरण के लिए स्पेस फ्रंटियर फाउंडेशन के रिको टुलमिन्स ने कहा कि मुझे पर्यटक शब्द से नफरत है और मैं हमेशा नफरत करता रहूंगा। पर्यटक एक फुलदार शॉर्ट पहने हुए व्यक्ति को कहते हैं जिसके गले में 3 कैमरे लटके होते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री
मोक्सिम सिरों ने 2009 में प्रेस में कहा था कि गाय लॉलबिटे को पर्यटक के रूप में वर्णित न किया जाए। अंतरिक्ष पर्यटकों के बारे में बात करना फैशन बन गया है। वह एक पर्यटक नहीं बल्कि मिशन के भागीदार है। अंतरिक्ष उड़ान प्रतिभागी नासा और रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निजी यात्रियों और कैरियर अंतरिक्ष यात्रियों के बीच अंतर करने के लिए इस्तेमाल किए जाए आधिकारिक शब्द है। टीटो शटलवर्थ, ओल्सन अंसारी और सिमोनी को उनकी संबंधित अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान इस तरह नामित किया गया था। नासा ने क्रिस्टा मैकॉलिफ को भी अंतरिक्ष उड़ान प्रतिभागी के रूप में सूचीबद्ध किया था। जाहिर तौर पर STS-51L उड़ान पर उसके गैर तकनीकी कर्तव्यों के कारण अमेरिकी संघीय विमान प्रशासन निजी वित्त पोषित अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षित चालक दल के सदस्यों को वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्री की उपाधि प्रदान करता है। PW रिसर्च सेंटर ने 2018 के सर्वेक्षण में ग्राहक द्वारा अंतरिक्ष उड़ान खरीदने के लिए शीर्ष 3 परिणामों की पहचान की। कुंज अनदेखा अनुभव करना, अंतरिक्ष पृथ्वी का दृश्य देखने के लिए, दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए। PAW अध्ययन में यह पाया गया कि केवल 43% अमेरिकी निश्चित रूप से संभवतः अंतरिक्ष में जाने में रुचि रखते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री मेगन मैकऑर्थर का अंतरिक्ष पर्यटक के लिए एक संदेश है। अंतरिक्ष उड़ान असुविधाजनक और जोखिम भरी है और इसके लिए हिम्मत भी जरूरी है। एक वेब आधारित सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल 70% से अधिक लोग अंतरिक्ष में 2 सप्ताह से कम या बराबर समय बिताना चाहते थे। इसके अलावा 88% अंतरिक्ष में चलना चाहते थे, जिनमें से 14 इस अनुभव के लिए 50% प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार थे और 21% होटल एवं अंतरिक्ष स्टेशन चाहते थे। इस अवधारणा को कुछ आलोचना के सामने करना पड़ता। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष गूटर वेरगेयन ने EADS स्ट्रीम अंतरिक्ष पर्यटन परियोजना के बारे में कहा, यह केवल सुपर अमीर लोगों के लिए है जो मेरी सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ है। 14 अक्टूबर 2021 को प्रिंस विलियम ने सुझाव दिया कि उद्यमियों को अंतरिक्ष पर्यटन में संलग्न होने के बजाय पृथ्वी को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और युवा पीढ़ियों के बीच जलवायु चिंता में वृद्धि के बारे में भी चेतावनी दी गई है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित 2010 के एक अध्ययन ने चिंता जताई कि बढ़ता वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकता है। नासा और द एयर स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित अध्ययन ने एक ही स्थान से हाइब्रिड रॉकेट के 1000 उपकक्षीय प्रक्षेपण के प्रभाव का अनुकरण किया और गणना की है कि इसमें कुल 600 टन काला कार्बन समताप मंडल में छोड़ा जाएगा। उन्होंने पाया कि काली कणों की परिणामी परत अपेक्षाकृत स्थानीयकृत रही, जिसमें केवल 20% कार्बन दक्षिण गोलार्ध में भटक गया, जिसमें से एक मजबूत गोलार्ध विषमता पैदा हुई। इस असंतुलन के कारण उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान लगभग कम हो जाएगा। ओजोन परत की प्रभावित होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ओजोन आवरण का 1.7% तक नुकसान होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में 5 से 6% की वृद्धि होगी। शोधकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि इन परिणामों को किसी विशिष्ट रॉकेट प्रकार के विशिष्ट लॉन्च दर के लिए जलवायु प्रतिक्रिया का सटीक पूर्वानुमान के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि वाणिज्यिक अंतरिक्ष पर्यटन द्वारा लाए जा सकने वाले बड़े पैमाने पर व्यवधान के लिए वायुमंडल की संवेदनशीलता के प्रदर्शन के रूप में लिया जाना चाहिए। 2022 के एक अध्ययन ने रॉकेट लॉन्च और 2019 में पुनः प्रयोजक घटकों और मलबे के पुनः प्रवेश से जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत पर वायु प्रदूषण के प्रभावों का अनुमान लगाया और अरबपति अंतरिक्ष दौड़ से निकल गए। सैद्धांतिक भविष्य के अंतरिक्ष उद्योग से अनुमान लगाया गया निष्कर्ष निकलता है कि नियमित अंतरिक्ष पर्यटन से पर्याप्त प्रभाव विनियमन को प्रेरित करता है। अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई संगठन बनाए गए, जिनमें स्पेस टूरिज्म सोसाइटी है, स्पेस फ्यूचर और हॉबी स्पेस शामिल है। यूनिक इलेक्ट्रिक्स स्पेस ट्रेवल है। मैगजीन एवं द्विमासिक शैक्षणिक प्रकाशन है जो स्पेसएक्स, ऑर्बिटल साइंसेज, वर्जिन इलेक्ट्रिक्स जैसी कंपनियों, नासा जैसे संगठनों में अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष अन्वेषण विकास को कवर करता है। अंतरिक्ष पर्यटन की कक्षा वर्तमान में न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जापान की क्यो विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। फ्लोरिडा के एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी 2017 में दुनिया भर में अंतरिक्ष पर्यटन पाठ्यक्रम शुरू किया था। संघीय उड़ान प्रशासन 2010 की एक रिपोर्ट, जिसका 2009 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर वाणिज्यिक अंतरिक्ष परिवहन का अधिक प्रभाव था, फ्यूट्रन एक एरोस्पेस और प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म द्वारा किए गए अध्ययनों का हवाला देती है, जो भविष्यवाणी करती है कि अंतरिक्ष पर्यटन 20 वर्षों के भीतर $1 अरब का बाजार बन सकता है। 2001 और 2009 के बीच 8 पर्यटक कक्षा में पहुंचे।
2011 में स्पेस एडवेंचर्स ने सुझाव दिया कि रिचर्ड एंड मार्केट्स 2022 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ग्लोबल स्पेस टूरिज्म मार्केट के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग 2030 तक 8.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का, जिसमें 2022 और 2030 के बीच 37.1% के अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लीगलिटी अबाउट स्पेस टूरिज्म। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलता है ऐसा है कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।